इसको स्पीड इस तरह से नहीं देंगे कि आप फटाफट के चक्कर में चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने के बजाय ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाए, और जब आप जनवरी का एग्जाम दे करके वापस आए अप्रैल के लिए तो फिर आपको लगेगा कि ये सब टॉपिक तो मैंने अच्छे से किया ही नहीं था, मुझे फिर से सब कुछ अच्छे से करना होगा। याद रखिए, हर एक जैसे सन से लाइट चारों तरफ फैल रहा है ना, तो सन लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन है, कोर है। उस कोर से इतना सारा रेज निकलता है। ठीक इसी तरह कंसेप्ट का भी कोर होता है, वहां से बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है। तो आप अगर सनलाइट को कवर करेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे, वो बहुत दूर तक फैल रहा है, आपको सन को कवर करना पड़ेगा। मतलब कोर कंसेप्ट पे आपको पूरा फोकस होना चाहिए। कोर कंसेप्ट के ऊपर आपका फोकस नहीं है, आप सोचेंगे 10 कंसेप्ट 10 क्वेश्चंस को लगा करके 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नहीं, आप उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उससे बनने वाला सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इसका सर, आपका फिजिक्स मेंटर, और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। और टॉपिक ये है कि जब से जेईई मेन के एग्जाम में जो अपडेट किया गया है उसको लेकर के बच्चों में कुछ मिसकंसेप्शन फैल रहा है। मेनली 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। पहला टॉपिक मिसकंसेप्शन ही है, वो क्या है मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा टॉपिक ये है कि अगर पैटर्न में चेंजेस हुआ है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, और अगर ये एक प्रॉब्लम है तो तीसरा पॉइंट ये है कि इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, जैसा कि मेरी आदत है। मैं चाहता हूँ कि कम समय में बच्चों को सही जानकारी मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक है मिसकंसेप्शन। क्या चीज़ का? मैंने कुछ वीडियोस लेक्चर में देखा कि टीचर्स समझा रहे हैं कि अगर आपका पैटर्न चेंज हो गया है कोविड के बाद तो इस पेपर को करेंगे, इस ईयर के पेपर को करेंगे, तो क्या है कि ऐसा करने से आपको जेईई मेन में जो अभी आने वाला 2025 का एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएगा। मुझे ये टॉपिक बिल्कुल रिलेवेंट नहीं लगा, क्योंकि इसका कोई लॉजिकल पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा था। क्योंकि जेईई मेन का एग्ज़ाम आपको पता है बच्चों कि एक बार होता है जनवरी में और एक बार अप्रैल में। जनवरी का जो फेज़ आपका एग्ज़ाम होगा वो भी कई बार में एग्ज़ाम होता है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेपर के अंदर सिमिलरिटीज़ नहीं होता है, सेम पेपर नहीं होता है। किसी के एग्ज़ाम पेपर में आप देखेंगे कि उन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ से नहीं आना चाहिए, और किसी के एग्ज़ाम में देखेंगे जहाँ से आना चाहिए था वहाँ से ही कम आ रहा है। तो मिला जुला के एक एवरेज किसी भी पेपर के सेट में आप देख सकते हैं कि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है कि इस चैप्टर से आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं ले सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पढ़ना होगा, सब कुछ पढ़ना होगा, अच्छे से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अभी आपके हाथ में समय है। ऐसे वीडियो पे ध्यान देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आप पे ही पड़ने वाला है। किसी का क्या है वो बोल के निकल जाएगा, उसका कुछ जाता नहीं है, जाएगा तो आपका। अभी आपके हाथ में समय है, क्योंकि आपके पास अप्रैल का मंथ भी है, तो वहाँ भी आपको एग्जाम देना है। तो सिर्फ जनवरी को फोकस रख करके आपको ये प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि मैं कहूँगा कि आप जनवरी को इस तरह से माने कि ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको आप रेफरेंस मान के स्पीड को बढ़ा सकते हैं कि मेरा एग्जाम जनवरी में ही या जनवरी में लास्ट ऑप्शन है, ऐसा सोच के आप काम करेंगे। लेकिन हाँ, इसको स्पीड इस तरह से नहीं देंगे कि आप फटाफट के चक्कर में चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने के बजाय ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाए, और जब आप जनवरी का एग्जाम दे करके वापस आए अप्रैल के लिए तो फिर आपको लगेगा कि यार ये सब टॉपिक तो मैंने अच्छे से किया ही नहीं था, मुझे फिर से सब कुछ अच्छे से करना होगा। तो जनवरी के फेज का आपको बेनिफिट ये मिलना चाहिए कि आप चीज़ों को अच्छे से करके जाएंगे डिटेल में। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल तो उस पॉइंट में आपको बिल्कुल भी सिलेक्टेड टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो गलत कंसेप्ट है। इफेक्ट ऑफ पैटर्न चेंज, अब जो पैटर्न बदलाव हुआ है इसका क्या इफेक्ट आएगा, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बात किया था कि पैटर्न बदल गया है। अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो उसके हाथ में पहले ऑप्शन था कि ये नहीं तो वो कर सकता है, तो कॉमन सेंस का बात है कि अब ये नहीं तो वो का ऑप्शन नहीं रहा। जितना क्वेश्चन लॉक किया गया है उसके अंदर ही आपको परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन छूटने का चांस होगा। छूटने का मतलब ही होता है कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगेगा तभी आप छोड़ेंगे। तो इसका मतलब कि अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन ना छूटे, इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि आपको अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कंसेप्ट को ऊपर की जगह और डेप्थ में जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि आप ऐसे कीजिए, जल्दी कीजिए, इनको छोड़िए, इसको कीजिए। नहीं, यहाँ तो इंडिकेट करें कि 25 में आपको करना है, तो फिर तो यहाँ 25 में आपको अगर मान लीजिए अगर 5 आप छोड़ देते हैं तो 20 का ही ऑप्शन रह गया। अब 20 में आप कितना कर पाएंगे? तो क्वेश्चन नहीं छोड़ने का मतलब कि पहले आपके हाथ में ऑप्शन था तो यहाँ नहीं तो वहाँ से कर लेंगे, अब वो नहीं है। इसका मतलब आपके लिए अटेम्प्ट करना और डिफिकल्ट हो गया है, और इस डिफिकल्टी को अगर आप इजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि आसान हो मेरे लिए अटेम्प्ट, इसका एक ही कंसेप्ट है, आपको अपने कंसेप्ट पे पूरा पकड़ होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ठहर के पढ़िए, चीज़ों को समय दीजिए, जिस वक्त समय देना उस वक्त दीजिए। लास्ट टाइम का जो 1 मंथ का रिविजन होगा उसमें आप फास्ट खुद को रखिएगा, अभी समय दीजिए। ठीक है, तो इफेक्ट ये पड़ने वाला आपके ऊपर। दूसरा समाधान क्या है? समाधान में बता रहा हूँ आप लोग को कि पहला बात अपने दिमाग से एक चीज़ को निकालिए कि इलास्टिसिटी हो गया जैसे, या फिर सरफेस टेंशन का एक टॉपिक हो गया। कुछ चैप्टर्स बहुत छोटा है और टीचर्स ऐसा कह रहे हैं कि छोटा चैप्टर है तो इसको पहले कर लो और बड़ा चैप्टर है तो उसको बाद में कर लो। ऐसा बोलना उनके पॉइंट से अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से
छोटे चैप्टर पहले करेंगे, बड़ा चैप्टर बाद में करेंगे, ये उसके लिए सही है जिसको लगता है कि बड़ा चैप्टर बाद में कर लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सही जब आपको मूव करना चाहिए था फास्ट, उस वक्त आप छोटे चैप्टर को लेकर थे, आप रिलैक्स थे कि आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर बहुत छोटा था। जहाँ तक आप कंपेयर करेंगे लास्टिटी आपका एक क्लास में खत्म हो जाता है, पोएटाइल मोशन ऑलमोस्ट एक क्लास में खत्म हो जाता है थ्योरी, लेकिन इसके मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा पोर्शन है, रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, गॉस, ये एक बड़ा पोर्शन है। और हर एक चैप्टर से जो वेटेज है एक क्वेश्चन का ही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक क्वेश्चन आएगा ही। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी जो बहुत बड़ा चैप्टर, वहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं है। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी जो बहुत छोटा है, वहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं है। तो आपको जो बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट पढ़ो, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है ना, वो निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ये इसका पहला सोल्यूशन है, इंपॉर्टेंट को दिमाग से निकालिए। पता चला जिनको जिनको आपने इंपॉर्टेंट सोचा उनको आपने अच्छे से पढ़ा, और जिनको जिनको आपने इंपॉर्टेंट नहीं समझा वहाँ से ही क्वेश्चन भरा पड़ा है, ठीक है ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर ऐसे में अगर 4-5 क्वेश्चन आपका ऐसे निकल जाता है, 5 क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, तो मिला के टोटल 10 क्वेश्चन पे आपका डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। तो ये इसका सोल्यूशन है, आपको डेप्थ में पढ़ना है। दूसरा क्या, अभी आपके हाथ में समय है, अक्टूबर है, आपके पास 7 दिन हाथ में है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 2 से ढाई महीना है। आपको हर एक चैप्टर का पहले थ्योरी अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर अगर नहीं बनने का चांस होता है तो इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन जो है कोर से आ रहा है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? कोर से आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ईजी होगा, कुछ मीडियम होगा, कुछ डिफिकल्ट होगा। ईजी हर बच्चा करेगा जो कंपटीशन में है, मीडियम में ऑलमोस्ट सारे बच्चे करेंगे। तो मेन कंपटीशन आपका कहाँ से आ रहा है? डिफिकल्ट से। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट डिफिकल्ट में आपका कंपटीशन है, लेकिन ईजी क्वेश्चन भी बाय द वे अगर आपसे छूट गया, 1-2 क्वेश्चन भी छूट गया, तो ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और ईजी क्वेश्चन क्यों छूटेगा? ये तभी छूट सकता है जब आप किसी चैप्टर को छोड़ के जाएंगे, तो ये रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ईजी के अंदर आपको करना ही होगा, मीडियम में करना ही होगा, मेन कंपटीशन आपको मीडियम और हार्ड के बीच में होगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कीजिए, और हर टॉपिक्स में ऐसा कंसेप्ट मत बिल्ड कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ज़्यादा क्वेश्चंस बनाना आएगा। याद रखिए, हर एक, जैसे सन से लाइट चारों तरफ फैल रहा है ना, तो सन लाइट का मेन सोर्स क्या है? सन है, कोर है। उस कोर से इतना सारा रेज निकलता है। ठीक इसी तरह कंसेप्ट का भी कोर होता है, वहाँ से बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है। तो आप अगर सनलाइट को कवर करेंगे तो कवर नहीं कर पाएंगे, वो बहुत दूर तक फैल रहा है, आपको सन को कवर करना पड़ेगा। मतलब कोर कंसेप्ट पे आपको पूरा फोकस होना चाहिए। कोर कंसेप्ट के ऊपर अगर आपका फोकस नहीं है, आप सोचेंगे 10 क्वेश्चंस को लगा करके, 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नहीं। आप उस कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, उससे बनने वाला सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। पहले कोर कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाइए, थ्योरी अच्छे से पढ़िए उसको, फिर क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद PYQ लगाइए। ठीक है, PYQ के लिए मैंने आपको बहुत सारे चीज़ भी बताया था कि कैसे करना है, PYQ नहीं करना है, वो भी मैंने डिस्कस किया था। फिलहाल लेक्चर यहीं पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, होप है आप अच्छे से पढ़ेंगे। और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज और मैं देना चाहूँगा कि फिजिक्स के लिए जो मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। MIP जो हमारा सीरीज़ है, जिसमें मैं फिजिक्स के ऊपर पूरे थ्योरी को कवर कर रहा हूँ। थ्योरी का मतलब क्या हो गया कि जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ से उस पोर्शन को कवर कर रहा हूँ मैं, उसके फॉर्मूलाज को। और अगर उस फॉर्मूला के अंदर कोई थ्योरेटिकल पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके थ्योरी को मैं कवर कर रहा हूँ MIP की सीरीज़ में। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और भी आने वाले जो अपडेट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से अपडेट्स मिल जाए, सही इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप इस चैनल को बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अच्छे से पढ़िएगा, हिम्मत मत हारिएगा।